सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में जीव विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, कैसे हमारा पाचन तंत्र जो है ह्यूमन का पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, जो हमारे आँत हैं और पेट है हमारा कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट करके बताइए, और जो क्वेश्चंस मैं कुछ पूछता हूँ वो भी आप कमेंट करके हमको बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाचन तंत्र जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं। तो मेनली पाचन, पहला ही क्वेश्चन बनता है, स्टार्ट ही होता है क्वेश्चन पाचन तंत्र का कि पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो पाचन जो स्टार्ट हो जाती है पाचन की प्रक्रिया मुंह से, यानी कि माउथ से आपके। तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र है ना। पाचन तंत्र की बात करें तो मुंह से गुदा तक की नली को पाचन प्रणाली कहते हैं। यानी कि आपके मुंह से लेके पूरा बिल्कुल निचले हिस्से तक जो पूरा एक प्रणाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं, पाचन प्रणाली बोलते हैं। मुंह यानी कि माउथ, भोजन की नली, अमाशय, छोटी आंत के ऊपर वाला जो है चंद्रकार भाग, और फिर जो पक्वाशय होता है, फिर उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक बड़ी आंत की पूंछ, गुर्दा, मार्ग इत्यादि पाचन प्रणाली के अंग हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ें हमको पढ़नी है, जैसे कि अमाशय के बारे में पढ़ना है हमको, छोटी आंत के बारे में जानना है हमको, है ना, बड़ी आंत के बारे में जानना है, गुर्दा के बारे में जानना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है। अब वयस्क मनुष्य की अगर हम बात करते हैं ना, एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो करीब 9.25 मीटर लंबी होती है। क्या मनुष्य में प्रणाली करीबन 9.25 मीटर होती है। और भोजन का पचना, पचे हुए पदार्थ का शोषित होना और बचे हुए भाग को शरीर से बाहर निकाल देना पाचन की पूरी प्रणाली होती है। तो एक ओवरव्यू की बात बताएं हम आपको कि मतलब देखिए, इससे कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन हमको समझना पड़ेगा पाचन क्या होता है। आपने खाना खाया, ठीक है, आपने क्या किया कि ली गई खाना खाया। अब खाना यहाँ से खाया, खाना पहुँच गया यहाँ पे पेट में, पचा, बहुत सारी हुई, इससे कार्बोहाइड्रेट ले ली गई, जो भी एनर्जी थी, मिनरल्स थे, सब ले लिए गए। यहाँ से घूमते घूमते पानी का अवशोषण होकर वो नीचे आपके मल के रूप में बाहर आ गया। ठीक, इतनी प्रोसेस। लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है उन्हीं को हमको जानना है, जिस पे देखिए हमको कोई अभी यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं, तो हमको सिर्फ उनको याद रखना है, ठीक है। बाकी डॉक्टरी करनी होती तो फिर उसको हम पूरा अच्छे से याद करते हैं ना। तो यहाँ पर बस हमको उन्हीं चीज़ों से मतलब है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या जो पूछी गई हैं। तो पाचन के जो प्रमुख अंग हैं, तो देखिए पहले बात करते हैं मुंह की, यानी कि माउथ की बात करें तो मुंह के द्वारा भोजन जो है पाचन प्रणाली में प्रवेश करता है, और मुंह के अंदर के ऊपर वाले हिस्से को तालु कहते हैं, ठीक है, और अगल बगल वाले को गाल कहते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं कि हमारे गाल हैं वो तालु है। और मुंह में क्या होता है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह में जैसे ही भोजन के दांत होते हैं, दांत उसको चबाते हैं, और चबाने के साथ साथ हमारी लार ग्रंथि से लार निकलता है, जो कि एक एंजाइम होता है, और वो हमारे खाजन जो भी खाते हो आप, जो भोजन है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और उसको थोड़ा चिपचिपा बना देता है, ताकि वो हमारे आहार नली से, यानी कि जो हमारी ये भोजन की नली से आसानी से नीचे तक पहुंच सके और पाचन क्रिया में वो सहायता देता है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया पाचन। भोजन नली की बात करते हैं तो पाचन प्रणाली का सबसे सकरा भाग जो होता है भोजन नली ही होता है, और इसकी लंबाई करीब 27 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 27 सेंटीमीटर होती है, और यह ग्रासिका को अग्नाशय से मिलाती है। ग्रासिका को अग्नाशय से मिलाएगी कौन? आपकी भोजन नली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ से आया, फिर ये आपका स्टोमक आ गया, फिर उसके बाद जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पर पैनक्रियाज मिल जाएगा, फिर इसके बाद ये आपको छोटी आंत दिख रही है, और फिर ये जो है बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए ये है पूरी बड़ी आंत, और ये जो है यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगी। तो और ये आपको लिवर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये अपेंडिक्स है, और ये एनएस एनएस रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। चलो,
तो हमने क्या देख लिया कि मुंह देख लिया, कि मुंह से भोजन जाता है और भोजन नली से होते हुए नीचे पहुंचता है। अब आगे बात करते हैं अमाशय की, जिससे क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बनने की संभावनाएं रहती हैं और बनते भी हैं। अमाशय यानी कि स्टोमक। तो स्टोमक की बात करें तो इसमें क्या होता है, अमाशय डायफ्राम के नीचे एक लंबे थैले के रूप में उदर गुहा के बाएं पार्श्व पर स्थित होता है। ठीक है। मनुष्य के अमाशय में 3 भाग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, आपके पेट के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक भाग। क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग। मध्य में होता है फंडिक भाग होता है, और अंत में जो होता है पाइलोरिक भाग होता है। तो ये 3 भाग आपको याद रखना है, इसमें पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा? कार्डियक भाग होता है, फिर होता है फंडिक भाग होता है, और फिर होता है आपका पाइलोरिक भाग। अब अमाशय की बात करते हैं तो अमाशय का पश्च भाग सकरा होता है, ठीक है, और तथा एक छिद्र के रूप में ड्यूडियम या छोटी आंत में खुलता है। यानी कि जो लास्ट वाला भाग है उसका, जिसको हमने क्या पढ़ा, पाइलोरिक जो पढ़ा, तो वो एक छोटा सा भाग होता है, उसमें लास्ट में एक छिद्र के थ्रू जो है वो छोटी आंत में खुलेगा, और इस छिद्र के चारों ओर क्या लगा रहेगा, स्फिंक्टर पेशियाएं होती है। कौन सी पेशियाएं होती है? स्फिंक्टर पेशियाएं होती है। और अमाशय की दीवारों में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें जठर ग्रंथियां कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जठर ग्रंथि याद रखिएगा। जठर ग्रंथियां होती हैं, और ये ग्रंथियां अमाशय में जठर रस, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस भी इसको बोला जाता है, ठीक है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का जो है निकालती हैं, करती हैं। जठर रस क्या करता है? एक पाचक रस होता है, और इस रस में HCl होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में HCl कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपके पेट में। कहाँ? आपके पेट में पाया जाएगा HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब जठर रस तो पाचन करेगा, और इसके अतिरिक्त रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन नामक एंजाइम भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन नामक एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अमाशय की दीवार की पेशियां भोजन को पीसती हैं तथा उनमें अच्छी तरह से जठर रस को मिलाती हैं। इन्हीं पेशियों की गति से भोजन अमाशय में छोटी आंतों में जाता है, और अमाशय में भोजन को लुगदी की शक्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि वही है, आपका भोजन आया, वो पिसता गया, और जठर रस उसमें मिलता गया, और एक वो लेई की तरह, आटे की लेई की तरह बन गया। इसके अलावा यहाँ भोजन का आंशिक पाचन एवं संग्रहण भी होता है, और इसके साथ ही अमाशय के दीवार की कोशिका जल, शर्करा, औषधियों का अवशोषण भी हो जाता है। HCl भोजन में सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट कर देता है, और अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। देखिए, ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली। अब इतने बड़े थ्योरी का सार क्या है? देखिए, सार यह है कि भोजन जैसे ही आपके अमाशय में आया तो सबसे पहले पिसना स्टार्ट हो गया, वो पिसने लगा, पिसा, फिर जठर रस निकला, जठर रस उसमें मिल गया। अब जठर रस के साथ साथ रेनिन भी मिल गया, पेप्सिन भी मिल गया, और म्यूसिन भी मिल गया, ठीक है। रेनिन वगैरह जो है प्रोटीन वगैरह का पाचन करने में सहायता करती है, ये एंजाइम मिल गए। अब HCl भी मिला। HCl ने क्या किया कि आपने कुछ ऐसी चीज खाई जो हानिकारक थी, तो उसको उसने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने उसको मतलब उस हानिकारक जीवों को नष्ट कर दिया। और इतना करने के बाद भोजन को क्या बोला गया कि भैया अब चले जाओ आप छोटी आंत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीच में आ जाता है हमारा लिवर, है ना, बीच में, इसी बीच में आता है लिवर। तो लिवर का यहाँ पर अगर बात करें क्या काम होता है, यकृत का क्या काम होता है, देखते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है? तो लिवर है, या फिर जिसको यकृत भी बोलते हैं। अब यकृत की बात करें, जो डायफ्राम के नीचे उधर गुहा में स्थित होता है। यकृत 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। दाहिना पिंड, दाहिना यानी कि राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़ा होगा, और इसके चारों ओर क्या रहेगा? पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावण करती हैं, जिन्हें पित्त रस या बाइल कहते हैं। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है या बाइल कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है यकृत से। यकृत के दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर जो होता है आपका स्थित होता है। देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी आता है कि पित्तरस कहाँ पर जमा होता है? तो वो पित्ताशय में जमा होता है, और लेकिन निकलता कहाँ से है? तो निकलता है वो आपका यकृत से। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो इनको आपको याद रखना है। संरचनात्मक रूप की बात करें तो यह यकृत बहुत सी पालिकाओं का बना होता है, जिसमें जो है
ग्लिंगसन्स कैप्सूल कहते हैं, और प्रत्येक पालिका के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है। यकृत में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जो यकृत कोशिकाएं भी कहते हैं उनको, और इन्हीं कोशिकाओं से ये बना होता है। यकृत कोशिकाओं के बीच में पित्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यह कोशिकाएं कोशाद्रव्य में प्रोटीन, ग्लाइकोजन, वसा तथा जो रंगक कण होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कुफुर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कुफुर कोशिकाएं कहते हैं। और यकृत कोशिकाएं संयोजी ऊतक द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यकृत कोशिकाएं पित्तरस का निर्माण करती हैं, और यह पित्तरस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिकाओं में डाल दिया जाता है, जहां से आंत में पहुंच जाता है। तो यही सब चीजें यहाँ पर होती हैं कि जो पित्तरस है जो निकला यकृत से, फिर उसको इकट्ठा किया गया और उसको इधर उधर किया गया। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला आपको उतना याद नहीं रखना है, क्योंकि इनमें से उतने क्वेश्चन नहीं बनते। अगर इसमें से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो समझ लीजिए वो बहुत ही टफ पेपर होगा। क्वेश्चन बनेगा सिर्फ आपके यहाँ तक में से। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो वो है आपका लिवर। दूसरा कि जो ये पेरिटोनियम जो है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। दूसरा बाइल कहाँ से निकलता है? तो वो यकृत से निकलता है। और कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। बस ये 4 क्वेश्चन आप पढ़ लो, यही यकृत से मेनली। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो मैंने बताया कि सबसे बड़ी ग्रंथि वो आता है, और दूसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बाइल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, पित्तरस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और चीजें देखिए यहाँ पर जो दी गई हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यकृत मनुष्य के शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यकृत के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। देखिए इसकी कोशिकाएं अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित कर लेती है। यानी कि ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यकृत हेपेरिन का स्रावण करता है। हाँ, ये आईएमपी क्वेश्चन है। यकृत जो है हेपेरिन का मतलब हेपेरिन नामक एक, जो भी आप इसको बोलो, प्रोटीन या फिर एक हार्मोन, जो भी इसको आप बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यकृत जो है हेपेरिन का स्रावण करता है तथा कई महत्वपूर्ण रुधिर प्रोटीनों जैसे थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन इत्यादि का भी निर्माण करता है। यह पित्तरस के माध्यम से वसा में रासायनिक संरचना को परिवर्तित करता है। पित्तरस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त वर्णक तथा यूरिया का निर्माण करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो लिवर में होता है। और यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। किसको करता है? अमोनिया को यूरिया में। तो एक ये भी नोट कर लीजिएगा कि मतलब ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में यकृत में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय होता है। तो लिवर में विटामिन ए पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यह पायरुविक अम्ल तथा अमोनिया में बदल देता है, और यह क्रिया डीएमिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीएमिनेशन कहलाती है। और अतिरिक्त अगर शर्करा हो जाता है तो अतिरिक्त शर्करा को यह वसा में परिवर्तित कर देता है तथा महत्वपूर्ण वसा का संचय कर लेता है। इसके द्वारा स्रावित पित्तरस भोजन के पाचन में सहायता करता है, और यह रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। तो देखिए मेनली इस वाले स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी। तो हेपेरिन कहाँ से निकलता है? तो हेपेरिन निकलता है आपका यकृत से। दूसरा और यह कि यूरिया का निर्माण जो है कहाँ से होता है? तो यूरिया का निर्माण भी आपका हो जाएगा लिवर में, और यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और यहाँ पर जो है विटामिन ए का संश्लेषण होता है, विटामिन ए और सी, डी को यहाँ पर संचित करके भी रखा जाता है। और पित्तरस भी जो निकलता है यहाँ से वो भोजन को पचने में सहायता देता है। तो ये सब चीज़ें जानी हमने लिवर के बारे में। अब बात करते हैं अंगनाशय यानी कि पैनक्रियास की। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो देखिए क्या बनते हैं। छोटी आंत यू आकार वाले भाग में स्थित गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। तो सबसे पहले याद रखना ये गुलाबी रंग की होती है, जो मेसेंट्री नामक झिल्ली द्वारा सधी रहती है। इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो देखिए लिवर के यहाँ भी पाया गया था और अग्नाशय में भी पाया गया है। अग्नाशय एसिनस नामक कोशिकाओं का बना होता है, जो अग्नाशय रस का स्रावण करती है। यानी कि अग्नाशय रस अग्नाशय से ही निकलेगा। एसिनस कोशिकाओं द्वारा स्रावित रस
अग्नाशय की एक गुहा में एकत्रित होता रहता है तथा एक नलिका द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। अग्नाशय की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ पीले रंग की कोशिकाएं समूहों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप, ठीक है, कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। अब लैंगरहैंस के द्वीप जो है ग्लूकेगॉन एवं इंसुलिन नामक दो हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, यानी दो हार्मोन निकलते हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है, लैंगरहैंस के जो द्वीप होते हैं वो दो प्रकार के हार्मोन देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो इंसुलिन वाला और दूसरा है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नामक दो हार्मोन देते हैं। इंसुलिन रुधिर में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रित करता है। तो देखिए, यही जो इंसुलिन हार्मोन है, और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है बीटा कोशिका। इसमें 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा कोशिका से निकलता है आपका इंसुलिन, ये आपको याद रखना है। तो इंसुलिन अगर निकलना बंद हो जाए या जितनी मात्रा में निकलता है उससे कम मात्रा में निकले तो आपको वही जो बोलते हैं ना, शुगर की बीमारी हो गई, तो वो इसी के कारण से हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें, ये याद रखिएगा, इंसुलिन लैंगरहैंस की जो द्वीप होती हैं या लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं उसकी बीटा कोशिका से निकलती हैं, अग्नाशय की बीटा कोशिका। अग्नाशय जो है ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, एटीएप्सिन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपकी इस कई प्रकार के हार्मोन यहाँ पर निकाले जाते हैं और ये सभी हार्मोन भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और यह ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नामक हार्मोन का भी करता है। तो मेन जो है आपको ग्लूकेगॉन और आपका इंसुलिन को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं छोटी आंत की। ठीक है, छोटी आंत की बात करें, देखिए नाम है छोटी आंत लेकिन होती बड़ी है। नाम है छोटी आंत लेकिन होती बड़ी है। तो देखते हैं क्या है। अमाशय के निम्न भाग में एक छिद्र होता है जिसे पक्वाशय छिद्र कहते हैं। ठीक है, और यह छिद्र पक्वाशय में खुलता है। अब साधारणतः यह छिद्र बंद रहता है जब भोजन अमाशय में पूर्ण रूप से पच जाता है और पचा हुआ पदार्थ अम्लिक अवस्था में होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि वहां पे HCl पाया जाता है। तब यह छिद्र स्वयं खुल जाता है और भोजन अमाशय से पक्वाशय में चला जाता है। अमाशय के नीचे वाले छिद्र पाइलोरस में छोटी आंत आरंभ होती है और छोटी आंत के ऊपरी भाग को पक्वाशय कहते हैं। इसके आरंभ का 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा अर्ध चंद्राकार भाग ही पक्वाशय कहलाता है। तो ये सब चीजें हैं, मेनली आपको याद रखना है कि ये जो पक्वाशय छिद्र होता है ये छोटी आंत में जाके खुलता है। अब छोटी आंत एक जो है नलिकार अंग है और इसकी लंबाई 6.7 मीटर होती है। देखिए नाम है छोटी आंत लेकिन कितना, 6.7 मीटर लंबी होती है। और क्या होता है, इसका व्यास लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। व्यास मतलब जैसे ये आंत है तो इसका जो ये डायमीटर होगा इसका, ये लगभग 4 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है और ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये वाला डायमीटर होगा ये बड़ा होगा। तो बड़ी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम हिस्सा है और यह उदर की, देखिए अब छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पर एक चीज और याद रखने वाली चीज है कि छोटी आंत में जितने भी जो पचने के बाद जो मिनरल्स वगैरह हैं सभी चीज़ों का अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। अब बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत पाचन प्रणाली का अंतिम हिस्सा है और यह उदर की दाहिनी ओर निम्न भाग से आरंभ होती है, उदर के दाहिनी ओर से, यानी कि राइट हैंड साइड से। अब इसके 3 भाग होते हैं, अंध्रांत होता है, फिर कोलोन होता है और मलाशय होता है। ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल के नीचे एक नली लगी होती है जिसका सिरा बंद रहता है और इसे सीकम कहते हैं। सीकम के पास उंगली जैसी एक बंद नली रहती है जिसे आंत्र पुच्छ या अपेंडिक्स कहते हैं। और बड़ी आंत की लंबाई 1.8 मीटर होती है और प्रायः मोटाई जो है 7.5 सेंटीमीटर होती है। और बीच वाले भाग को कोलोन कहते हैं और इसका अंतिम मांसल हिस्सा जो होता है और बाहरी दरवाजा मल द्वार एनस कहलाता है। तो मेनली ये छोटी छोटी चीजें थी इनके बारे में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है बड़ी आंत से। देखिए क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे, आगे टेस्ट को लगाएंगे तो उसमें पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि बड़ी मतलब पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत में एक ही काम मेनली होता है, पानी का अवशोषण पूरी तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि? अब देखिए भाई, अमाशय यानी पेट की बात की जा रही है, वहां पे HCl भी निकलता है लेकिन HCl तो बहुत घातक होता है, वो हमारे पेटों को क्यों नहीं नुकसान करता, क्या कारण है? तो इसका कारण है कि भैया अमाशय की दीवार जो है श्लेष्मा, ठीक है, इसके द्वारा सुरक्षित रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि अमाशय की दीवार जो है श्लेष्मा से सुरक्षित रहती है जो कि HCl से हमको बचा लेती हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी
खास आवश्यकता होती है, हवा की, एंजाइम की, पानी की या खनिज की? तो मेनली जो है एंजाइम्स होने चाहिए जो आपके भोजन को पचाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वायु श्वसन कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसके। मानव तंत्र में एंजाइम में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो देखिए इसमें एंजाइम कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन। तो जो एंजाइम पाचक नहीं है वो है आपका गैरेस्ट्रिन। क्या? गैरेस्ट्रिन। देखिए टाइलिन हमने जो लार बोला, पेप्सिन, ये सभी चीजें जो है, ट्रिप्सिन, ये सभी आपके एंजाइम है आपका, इसको छोड़ के। पेप्सिन बदल देता है क्या? मतलब पेप्सिन किसी ना किसी चीज को बदलता है, स्टार्च को शर्करा में या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में या वसा को बसीय अम्ल में। तो पेप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो ये याद रखिएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए वही पित्त रस, यानी कि जो कि आपका कहाँ से निकलता है? लिवर से निकलता है। तो वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण या फिर उपयुक्त सभी। तो पित्त रस जो है इस वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सीकरण भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो है आपको याद रखना है, जो कि हमने वहाँ डिटेल भाग में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको MCQs में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बाइल का एक प्रमुख कार्य हो गया कि वसा का पायसीकरण करता है बाइल, यानी कि इमल्सीकरण करता है बाइल। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पेट में HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पित्त रस जो है हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त रस। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि तो हमने लिवर देखा था, अब यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है आपका सेकंड। आजकल देखिए सेकंड का बहुत ही चलन हो गया, क्रेज हो गया, आजकल क्वेश्चन में सेकंड पूछा जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए पहला है यकृत, तो ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर का है आपका अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो लाइपेज कहाँ से निकलता है हमारे शरीर में? तो लाइपेज जो निकलता है वो निकलता है अग्नाशय से। कहाँ? अग्नाशय, यानी कि वही पैनक्रियास से निकलता है आपका लाइपेज। तो याद रखिएगा लाइपेज निकलता है, इसकी बीटा कोशिका होती है, उससे आपके इंसुलिन निकलता है, ग्लाइकोगॉन निकलता है, ये सभी चीजें अग्नाशय से निकलती हैं, जिसको हम पैनक्रियास भी बोलते हैं। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ये लिवर से ही निकलता है आपका कोलेस्ट्रॉल। कहाँ से? लिवर से। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो होता है आपका, ठीक है, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो देखिए भाई पैनक्रियास से ही निकलता है ना, मैंने बताया। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास की बीटा कोशिका। और आप याद रखो, क्या याद रखो? बीटा कोशिका। क्योंकि बीटा कोशिका ऑप्शन में कभी कभी आपको दे देगा अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन ऐसे ऑप्शन दे देंगे, चौथा दे देगा नन ऑफ दिस, है ना। तो आंसर फिर बीटा कोशिका जाएगा, जो कि बहुत कम लोगों को पता रहता है। मतलब पता तो है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ ले। पैनक्रियाज आपको कई बुक में मिल जाएगा, लेकिन आपको बीटा कोशिका याद रखना है, क्योंकि बीटा कोशिका से निकलता है। तीन कोशिका है, अल्फा बीटा गामा, उसमें से बीटा में से निकलती हैं। तो आंसर है पैनक्रियाज। तो यहाँ पर ये जो है लेसन खत्म हुआ। आपको अगर और अच्छा इसको देखना है और मजबूत करना है, तो इसके पहले जब मैंने एक डिटेल्ड बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बायोलॉजी के यहाँ पे डले हुए हैं, तो उसकी भी लिंक यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगी। उस पाचन तंत्र को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हर एंजाइम को भी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छा लेक्चर है, तो उसको भी देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। जल्द से जल्द चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। 3 लाख जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कराइए। आप लोग चाहेंगे तो जल्द से जल्द ही 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।